नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड +2 की जो हम लोग एक सीरीज चलाए हैं, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं अफ्रीका को। तो अफ्रीका शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए मैं कुछ नई चीज़ें लेकर आना चाहता हूं और वो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो नई चीज़ें होंगी जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। NTA नेट, JRF, TGT और PGT, इन सब एग्ज़ाम्स में जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है, नेट का, TGT का और PGT का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका यूनिट वाइज यानी अध्यायवार प्रश्नोत्तर का संग्रह, यानी हमने कलेक्शन किया है पिछले वर्ष के प्रश्नों को। और पिछले वर्ष के प्रश्नों में हम लोग मतलब यूनिट वाइज हम कलेक्ट किए हैं। और यूनिट वाइज कुछ इस तरीके से हैं, जो टॉपिक या सब्जेक्ट है और जो प्रश्नों की संख्या है वो आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है उससे 260 क्वेश्चन हैं, जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी से 240 क्वेश्चन हैं, ओशनोग्राफी से 140 क्वेश्चन हैं, इन्वायरमेंट से 119 यानी 120 क्वेश्चन मान लीजिए, जनसंख्या भूगोल पॉपुलेशन ज्योग्राफी से 70 क्वेश्चंस, अधिवास भूगोल से 126 क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल से 220 क्वेश्चन, ठीक है। और फिर जो प्रादेशिक नियोजन है, रीजनल जो प्लानिंग है, उससे 80 क्वेश्चंस, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से 80 क्वेश्चन, कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी से 70 क्वेश्चन, और जो एकदम इम्पॉर्टेंट है जो ज्योग्राफिकल थॉट है उससे 300 क्वेश्चंस। इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है 570, और जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है 250। तो इन सारे प्रश्नों को हमने कलेक्ट किया है यूनिट वाइज, जो TGT, PGT और नेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हमारा एक अलग से सीरीज चलाएंगे हम, 10 या 15 क्वेश्चन, या हो सकता है कि एक दिन में 50 क्वेश्चन, जैसा आपको अच्छा लगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि एक दिन में हम कितने प्रश्न को करवाएं ताकि आपको भी बोरिंग फील ना हो। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ताकि हम भी उस हिसाब से आपके लिए प्रश्न को ला सकें। तो अभी जियोमॉर्फोलॉजी का जो भी प्रश्न होगा उसको हम लेके आएंगे, ठीक है। और ये जो यूनिट वाइज प्रश्नों का जो एक सीरीज है उसको कलेक्ट करने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आपको पता चले कि कौन कौन से यूनिट से कितने प्रश्न और किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और कई सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो कई बार रिपीट हुए हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं आज का सेशन अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो क्लाइमेट है, वन है, उसके बारे में, ठीक है। तो अगर हम क्लाइमेट की बात करें, सबसे पहले जलवायु की, ठीक है, और वन, यहाँ दो चीज़ें हैं। तो वन हम किसको कहेंगे, जलवायु किसके कहेंगे। तो बेसिक सा चीज़ है, एक सिंपल सा चीज़ है कि जो भी प्राकृतिक वनस्पति जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः उगती है और स्वतः नष्ट हो जाती हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ओके। अगर हम जलवायु की बात करें तो किसी भी प्लेस का जलवायु एक लंबे अवधि और एक बड़े क्षेत्र का मौसम का अनुपात होता है या औसत होता है, ठीक है। जलवायु दैट मीन्स कि एक कोई बड़ा एरिया होगा और उस बड़े एरिया में एक लंबी अवधि यानी लंबे कालखंड का जो औसत मौसम है उसी को हम लोग जलवायु कहते हैं। आई होप कि क्लियर होगा, ओके। तो हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका उष्णकटिबंधीय महादेश है। कैसा देश है, उष्णकटिबंधीय महादेश। क्यों, क्योंकि यहाँ से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। आपको भी पता होगा कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वो विषुवत रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भाग होता है, ठीक है। तो इसलिए अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे
विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो यहाँ की जो जलवायु होगी वो उष्णकटिबंधीय प्रकार की होगी। ओके। अगर अफ्रीका का उत्तरी भाग की हम बात करें तो उत्तरी भाग मई जून में, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, जो अफ्रीका है इसका उत्तरी भाग मई जून में और दक्षिणी भाग दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। कैसे भाई? तो उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है। अब अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है ये मई जून में और जो दक्षिणी भाग है ये दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ऐसा क्यों? तो आप इमेजिन करिए कि हमारा जो सन है, ठीक है, सन जो हमारा है वो कब अधिक गर्मी हम लोग महसूस करते हैं? जब भारत में हम लोग हैं तो भारत में हम लोगों को कब गर्मी सबसे ज़्यादा महसूस होती है? तो उस चीज़ को आप समझिए तो इससे कोरिलेट कर पाइएगा, ठीक है। हमारा जो भारत है वो कर्क रेखा पर स्थित है, यानी बीचों बीच कर्क रेखा के। तो हमारे यहाँ भारत में मई जून में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर स्थित होता है तो कर्क रेखा पर पड़ने वाले सभी स्थानों पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो अफ्रीका का उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरता है तो इसलिए यहाँ मई जून में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो भैया दक्षिणी भाग में दिसंबर और जनवरी में क्यों? तो यही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ देखिए मई जून में यहाँ था, अब सितंबर में फिर विषुवत रेखा पर पहुँच जाती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। अब समझिएगा दिसंबर तक ये दक्षिणी यानी कि मकर रेखा पर सूर्य का किरण लंबवत पड़ता है। तो दिसंबर और जनवरी के आसपास जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर पड़ती हैं। तो यही मकर रेखा दक्षिण अफ्रीका के अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो जब मकर रेखा दक्षिणी भाग से गुजरती है और चूंकि मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें दिसंबर जनवरी के आसपास पड़ती है तो स्वाभाविक सी बात है कि दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा गर्म महीना होगा। तो यही कारण है कि अफ्रीका के जो उत्तरी भाग है वो दिसंबर और जनवरी में, जो उत्तरी भाग है वो मई और जून में और जो दक्षिणी भाग है वो दिसंबर से जनवरी के बीच सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। ओके। अगर गर्मी में सहारा का तापमान जो है, जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का जो सहारा रेगिस्तान है इसका जो टेम्परेचर होता है गर्मी में वो 52 डिग्री से अधिक तक चला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रेगिस्तान है वो अपेक्षाकृत अधिक तेज़ी से गर्म भी होता है और अधिक तेज़ी से ठंडा भी होता है, ठीक है। तो जो अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है यहाँ का टेम्परेचर 52 डिग्री से ऊपर भी चला जाता है गर्मियों में। अब विश्व के सबसे गर्म स्थान की बात करें तो अल अजीजिया है जो कि लीबिया में है, अफ्रीका महाद्वीप में। ओके, ये आपका प्रश्न पूछा गया है, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान तो अल अजीजिया है जो कि लीबिया में है, ठीक। पुनः अफ्रीका महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी जलवायु और कौन कौन सी वनस्पतियां अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। अगर सबसे पहले हम देखें पूरे पूरे अफ्रीका की बात करें तो पूरे अफ्रीका में हम ऑलमोस्ट 5 प्रकार की जलवायु प्रदेशों की बात करते हैं। अब अगर हम पूरे अफ्रीका महाद्वीप को 5 जलवायु प्रदेशों में बांट सकते हैं तो कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं? और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ जिस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी वहाँ उसी प्रकार के वनस्पति या वनों का विकास भी होता है, ठीक है। तो हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जहाँ विषुवतरेखीय प्रकार की जलवायु पाई जाएगी वहाँ भी विषुवतीय प्रकार की वनस्पतियाँ भी पाई जाएंगी, ठीक है। तो विषुवत रेखा के निकट सालों भर वर्षा होती है जिससे जलवायु उष्णार्द्र रहती है, ठीक है। यहाँ घने वन पाए जाते हैं और कठोर लकड़ियाँ मिलती हैं। इस चीज़ को समझिएगा आप। अब हम बात करते हैं विषुवतीय। तो जो भी विषुवत रेखा है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 27.5 डिग्री साउथ। अब इसी के ये से अफ्रीका महाद्वीप गुजरी हुई, ठीक।
अब विषुवतीय प्रदेश में सालों भर वर्षा होती है, क्यों? ऐसा क्या कारण है कि यहाँ सालों भर वर्षा होती है? और अगर आप देखेंगे तो जो विषुवतीय प्रदेश है, यहाँ जो जंगलों की ऊंचाई है, वनों की जो ऊंचाई है, वृक्षों की जो ऊंचाई है, वो काफ़ी आपको लंबे देखने को मिलेंगे, लंबे लंबे वृक्ष देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्यों? तो यहाँ जो वर्षा होती है सालों भर, और ऐसा कहा जाता है कि जो विषुवतीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ हर दिन 4 बजे के आसपास बारिश होती है। ठीक है, तो इसको 4 o'clock रेन भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो विषुवत रेखा है, जब सूर्य उत्तरायण होती है और जब सूर्य दक्षिणायन होती है, फिर भी यहाँ सूर्य का जो किरणें हैं वो लगभग पड़ती ही हैं, और अधिकांश गर्मी यहाँ सालों भर पड़ती है। तो जहाँ सालों भर तापमान उच्च रहता हो, वहाँ सालों भर क्या होगा? वाष्पीकरण होगा, और जब वाष्पीकरण होगा तो फिर बारिश भी होगी। ठीक है, तो यहाँ सालों भर बारिश होती है विषुवतीय क्षेत्र में। यहाँ घने जंगल भी पाए जाते हैं, और यहाँ के जो वृक्ष होते हैं, जो जंगल होते हैं, वो काफ़ी ऊंचे होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट वृक्ष है वो महोगनी है, एबोनी है, बांस है, ताड़ है, रबड़ है और सिनकोना है। ये प्रमुख वृक्ष विषुवतीय वृक्ष हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में अगर सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो कैमरून में होता है, पश्चिमी कैमरून में। ये आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, अगर क्षेत्रानुसार देखें तो गिनी की खाड़ी का तटवर्ती भाग एवं मेडागास्कर में सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्र, यानी बड़े पैमाने पर अगर देखें तो गिनी का जो तट है उसके आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन अगर सर्वाधिक वर्षा ओवरऑल देखेंगे तो वह पश्चिमी कैमरून में होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में तापांतर कम है। किस क्षेत्र में? तो विषुवतीय क्षेत्र में जो होता है तापांतर कम होता है। तापांतर का क्या सेंस है, क्या मतलब है? तो तापांतर का कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी एक दिन होता है 24 घंटा का, ठीक है, अब इस 24 घंटे के दिन में जब सबसे अधिक गर्मी पड़े, ठीक है, यानी सबसे मैक्सिमम गर्मी जब पड़े उस समय, और सबसे न्यूनतम जब गर्मी पड़े या सबसे ठंडा, सबसे गर्म समय और सबसे ठंडा समय के औसत को ही हम लोग तापांतर कहते हैं। ठीक है, सबसे गर्म समय के तापमान और सबसे ठंडे समय के तापमान के अंतर को ही तापांतर कहते हैं। तो विषुवत रेखा में तापांतर बहुत कम है। ठीक है, यहाँ वर्षा वर्ष भर तथा दोपहर के बाद होती है। ठीक है, अभी हम आपको कहें कि 4 o'clock रेन यहाँ होती है। अगर हम विषुवतीय वन या विषुवतीय प्रकार की जलवायु की बात करेंगे अफ्रीका में, तो आपको जो विषुवत रेखा है, ठीक है, जो विषुवत रेखा है उसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे, इस रीजन में आपको विषुवतीय रेखा या विषुवतीय प्रकार की जलवायु और वनस्पति देखने को मिल सकती है या मिलती है। ठीक है, तो मैप में आप समझ लीजिएगा कि जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री, इसके 10 डिग्री नॉर्थ और इसके 10 डिग्री साउथ, इसके क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाएगी वो विषुवतीय प्रकार की जलवायु होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सवाना प्रकार की जलवायु की। अब इसे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान भी कहा जाता है। सवाना प्रकार की जलवायु को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय प्रकार की घास के मैदान। ठीक है, और जो सवाना जलवायु है ये 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम लोग सवाना जलवायु क्षेत्र या सवाना प्रकार की वनस्पति कहते हैं। ठीक, अब इस क्षेत्र में बीच बीच में पतझड़ वाले वृक्षों के झुरमुट यानी कटीली झाड़ियों का समूह पाया जाता है। ठीक, सवाना घास के मैदानों से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर जाने पर यह जलवायु प्रदेश छोटी घास या स्टेपी घास का रूप धारण कर लेती है। आप समझिएगा कि जो सवाना घास का मैदान है, इस घास के मैदान से अगर हम उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर जाएं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर जाएं तो घास का जो आकार होता है वो छोटा होते चला जाता है और स्टेपी घास के रूप में वो देखने को मिलता है आपको। ठीक है,
अब इस जलवायु में वर्षा की मात्रा कम होती है, शुष्क मौसम रहता है, ठीक है। यहाँ की विशेषता है क्या? तो वर्षा की मात्रा कम और शुष्क मौसम का समय बढ़ जाता है, यानी लंबे समय तक शुष्क मौसम रहता है, ठीक है। पुनः आगे बढ़ने पर मरुस्थलीय वातावरण मिलती है। अब जैसे ही 10 डिग्री से ऊपर जाएंगे 30 डिग्री तक तो आपको सवाना प्रकार की मिलेंगी, लेकिन 30 डिग्री से जैसे ही आप ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे आपको मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति या जलवायु देखने को मिलने लगेगी। ओके, यहाँ उल्लेखनीय है कि सवाना घास के मैदान में 10 फीट ऊंचे घास पाई जाती हैं। जो सवाना क्षेत्र है इसमें घास की ऊंचाई जो होती है वो 10 फीट लगभग ऊंची होती है। ओके, अब देख लीजिए आपका ये विषुवत रेखा यहाँ से गुजरा है और विषुवत रेखा के उत्तर में 10 डिग्री और दक्षिण में 10 डिग्री के बीच विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जा रही थी, और वहीं 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में आपको सवाना प्रकार की जलवायु देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको मैप विजिबल होगा, समझने में कठिनाई नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो सवाना प्रकार की जलवायु 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच पाया जाता है उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में, अफ्रीका महाद्वीप में। ओके, अब आते हैं हम लोग मानसूनी प्रकार की जलवायु में। तो मानसूनी प्रकार की जलवायु में हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग पूर्वी तटीय वन जलवायु भी कहते हैं या वन भी कहते हैं। तो इथियोपिया से लेके मोजाम्बिक तक का जो तटीय भाग है ये मानसूनी जलवायु के प्रभाव से यहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मानसूनी जलवायु कहाँ पाई जाएगी अफ्रीका में? तो इथियोपिया से लेके मोजाम्बिक तक, ठीक है। इथियोपिया से लेके यहाँ उत्तर में और दक्षिण में मोजाम्बिक तक, इसका जो तटीय भाग है इस भाग में आपको मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्षा अधिक होने पर सघन वन और खुले वन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ विषुवत वृक्षों के साथ साथ सागवान, साल, शीशम, बरगद, पीपल आदि के भी वृक्ष पाए जाते हैं मानसूनी प्रकार के जलवायु क्षेत्र में। ओके, अब नेक्स्ट है 4th नंबर मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति या जलवायु। तो मरुस्थलीय प्रकार के वनस्पति में खजूर, बबूल, गुलछर, बेरी, कीकर और बिलायती खजूर पाए जाते हैं। अगर आप देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में तो 30 डिग्री के उत्तर, ठीक है, दोनों गोलार्धों में ये मरुस्थलीय प्रकार की आपको जलवायु देखने को मिल जाएगी। जो सहारा का जो मरुस्थल है उसके आसपास, कालाहारी का मरुस्थल के आसपास, नामीबियन डेजर्ट के आसपास, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में जो जलवायु पाई जाएगी वो मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ओके, आई होप कि आपको मैप विजिबल होगा। और आज का अंतिम जो जलवायु प्रदेश है अफ्रीका महाद्वीप की वो है भूमध्य सागरीय वनस्पति या जलवायु प्रदेश। ओके, तो भूमध्य सागरीय में हम लोग देखेंगे उत्तरी अफ्रीका तथा दक्षिणी अफ्रीका में इस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। आप देख लीजिए अफ्रीका के उत्तरी भाग और अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका वाला भाग में, ठीक है। यहाँ केवल सर्दियों में शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा होती है। ये जो भूमध्य सागरीय प्रकार की जो जलवायु है इन क्षेत्रों में केवल सर्दियों के समय में, ठीक है, केवल सर्दियों के समय में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से वर्षा होती है। ओके, जब भारत में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है उसके समय, ठीक। गर्मी का मौसम गर्म मरुस्थल को की भांति शुष्क होता है, ठीक है। यहाँ जो गर्मी का मौसम होता है वो एकदम गर्मी के दिनों में ऐसा लगेगा जैसे आपको गर्म मरुस्थल में जैसा आप फील करते हैं उस प्रकार का यहाँ मौसम होता है गर्मियों में। और जो भूमध्य सागर ये क्षेत्र है ये आपको पता होगा कि ये क्षेत्र काफ़ी फेमस है खट्टे फलों के उत्पादन के लिए। इसके अलावा भी यहाँ गेहूँ, जौ, जेसी, जैतून और अंजीर के लिए ये प्रसिद्ध है। और एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है वो खट्टे या रसदार फलों से संबंधित कौन सा क्षेत्र है, तो वो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, ठीक है। पहाड़ी पर मतलब भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो पहाड़ों वाले क्षेत्र है इन क्षेत्रों पर ओक, पॉपुलर और एल्डर के वृक्ष भी पाए जाते हैं। और इस प्रदेश में अपेक्षाकृत जनसंख्या घनत्व अधिक है, ठीक है। क्यों अधिक है?
क्योंकि यहाँ से जो बंदरगाह है वो काफ़ी नज़दीक होता है। मानसून अच्छा खासा यहाँ वर्षा करवा देती है, ठीक है, और बारिश अच्छा खासा यहाँ होता है, इसलिए यहाँ इस क्षेत्र में जो जनसंख्या का घनत्व है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद।